धनपुर गांव में एक बड़ा और समृद्ध परिवार रहता था, जिसमें 3 भाई और उनकी पत्नियां रहती थी। घर के मुखिया थे राम स्वरूप जी, जो गांव में बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। उनके तीनों बेटे रघुवीर, बलवीर और चंद्रवीर अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन उनकी पत्नियां सुमित्रा, कमला और राधा घर के कामकाज में लगी रहती। आज मैंने कढ़ी बनाई है, सबको बहुत पसंद आएगी। फिर वही कढ़ी, कभी कभी कुछ और भी बना लेना चाहिए। हाँ, मैं तो सोच रही थी कुछ नया बनाऊं, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिलता। धीरे धीरे बहस बढ़ती है, आवाजें तेज होने लगती हैं। हर बार तुम्हारी पसंद का खाना ही क्यों बने? हम भी तो यहाँ रहते हैं। मैं तो सबके लिए ही बना रही हूँ, इसमें शिकायत की क्या बात है? वो तीनों बहुएं ऐसे ही लड़ती रहती हैं। ये सब उनके ससुर राम स्वरूप जी देखते रहते थे। वो परेशान हो जाते हैं इन्हें ऐसे देखकर। फिर एक दिन राम स्वरूप जी के कुछ दोस्त आने वाले थे, तो उनके ससुर राम स्वरूप जी अपनी तीनों बहुओं को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटियों, आज मेरे कुछ दोस्त घर आने वाले हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सा बनाना। वो सब मुझसे बहुत दिनों बाद मिलने आ रहे हैं। सुमित्रा बहू, तुम मटर पनीर और रायता बना लेना, तुम वो बहुत अच्छा बनाती हो। और कमला बहू, तुम साग और मक्के की रोटी बनाना। और हाँ, राधा बहू, तुम पूरी तल लेना। जी बापूजी। वो तीनों रसोई में जाती हैं और फिर से एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। अरे बापूजी को कब से तुम्हारे हाथ का पसंद आने लगा? जब तुम आई नहीं थी तब से। आपके हाथ का भी बापूजी को कौन सा पसंद है? वो तो बस आपका मन रखने के लिए कह दिया था। देखो, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, मैं तो आराम करने जा रही हूँ। तुम ही बनाओ खाना, क्योंकि तुम अच्छा जो बनाती हो। तो मैं क्यों बनाऊं पूरियां? मेरे हाथ में तेल की चीट लग जाएगी। मैं भी जा रही हूँ। तो मैं अकेली क्यों बनाऊं? मैं कौन सा इनकी नौकरानी लगती हूँ? ऐसे लड़कर तीनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और खाना कोई नहीं बनाता। थोड़ी देर बाद राम स्वरूप जी के दोस्त आ जाते हैं। राम स्वरूप जी अपनी बहुओं को बुलाते हैं। बहुओं, अरे ओ मेरी बहुओं, बेटा खाना ले आओ, सब आ गए हैं। तीनों बहुएं आती हैं और कहती हैं, बापूजी हमने खाना नहीं बनाया। हाँ? हे भगवान, सब आए हुए हैं और तुमने खाना नहीं बनाया? अब क्या कहूँगा मैं इन सबको? बापूजी, ये दोनों चली गई थी तो मैं अकेली क्या करती? बापूजी, मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं चली गई थी, लेकिन इन दोनों को तो बनाना चाहिए था ना खाना। राम स्वरूप जी के दोस्त सारी बातें सुन लेते हैं। वो सब कहते हैं, अरे कोई बात नहीं राम स्वरूप, हम घर जाकर खा लेंगे। हमारे घर पर तो एक ही बहू है, वही खाना बना देती है। हमें तो लगा था कि तुम्हारी 3 बहुएं हैं तो तू तो सुखी रहता होगा, लेकिन यहाँ तो तू बहुत परेशान है। अच्छा, हम चलते हैं। राम स्वरूप जी बहुत परेशान हो गए अपनी तीनों बहुओं को लेकर। राम स्वरूप जी कुछ सोचते हैं और उन तीनों बहुओं को वापस बुलाते हैं। बेटियों, मैं देख रहा हूँ कि रसोई को लेकर मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए मैंने तय किया है कि बड़ी रसोई को 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। हर बहू को अपना हिस्सा मिलेगा, जहाँ पर वो अपनी पसंद का खाना बना सकेगी। बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं। पहले तो संकोच में पड़ जाती हैं, फिर धीरे धीरे सहमत होने लगती हैं। शायद ये ही ठीक रहेगा, हम सब अपनी मर्जी से काम कर सकेंगे। हाँ, अब कम से कम झगड़े तो नहीं होंगे और हम अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी खुद उठा सकेंगे। रसोई का बंटवारा होने के कुछ दिनों बाद पहले पहले सबको लगा कि अब सब ठीक रहेगा, लेकिन जल्द ही नई समस्याएं उभरने लगी। मेरी रसोई का हिस्सा सबसे छोटा है, मुझे सब कुछ संभालने में मुश्किल हो रही है। हाँ, और मेरी रसोई में धूप बहुत आती है, जिससे खाना बनाते समय बहुत गर्मी लगती है। मेरे हिस्से में मसाले और दालें कम पड़ रही हैं। हमें राशन का भी बंटवारा सही तरीके से करना होगा। फिर से बैठक बुलाई जाती है और इस बार परिवार के अन्य सदस्य भी चर्चा में शामिल होते हैं। अगर अब भी समस्या बनी रहती है तो हमें कोई स्थायी हल निकालना होगा। क्यों ना हम एक नियम बना लेते हैं, हर बहू अपनी सुविधाओं के अनुसार एक दूसरे की मदद करेंगी। हाँ, और राशन का हिसाब भी तीनों बहुओं को मिलकर रखना चाहिए, ताकि कोई भी नुकसान न हो। और त्योहार या बड़े मौकों पर हम सब साथ मिलकर खाना बनाएं, जिससे हमारे परिवार की एकता बनी रहे। कुछ हफ्तों बाद एक दिन कमला की तबीयत खराब हो जाती है और वो अपने कमरे में ही लेटी रहती है। दीदी, आज कमला दीदी नहीं आई रसोई में, रोज तो सबसे पहले आ जाती थी। हाँ, सही कह रही हो तुम राधा, चलो उसे कमरे में जाकर देखते हैं। हाँ चलो दीदी। दोनों जेठानी देवरानी कमला को देखने उसके कमरे में जाती हैं।
तो वो देखती हैं कि कमला को तो बहुत तेज बुखार आया हुआ है, तो वो दोनों उसका मिलकर ख्याल रखती हैं। फिर अगले दिन कमला ठीक हो जाती है। फिर वो रसोई में आके काम करने लगती है। बहुओं के बीच पहले से बेहतर समझदारी विकसित हो जाती है। वो अब आपस में विचार विमर्श करके निर्णय लेने लगी। धीरे धीरे घर का माहौल पहले जैसे खुशहाल हो गया। अब समझ में आ गया कि हर समस्या का हल मिलकर निकालना चाहिए। हाँ, अब हम आपस में सहयोग करने लगे हैं और झगड़े भी कम हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, अब हमें काम में मजा आने लगा है। गांव में चर्चा होने लगती है कि किस तरह राम स्वरूप जी ने अपनी सूझबूझ से अपने घर को टूटने से बचा लिया और इस तरह एक छोटी सी समस्या को समझदारी से हल कर लिया गया, जिससे परिवार में प्रेम और खुशी बनी रही। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। एक गांव में हेमा नाम की औरत रहती थी, जिसके 2 बेटे थे। एक का नाम था अजय और दूसरे का नाम था विजय। बड़े बेटे अजय की शादी उमा नाम की लड़की से हुई थी, जो दिखने में बहुत सुंदर और घमंडी थी। ओ माँ, तूने फिर से किचन में सब कुछ खुला छोड़ दिया? हाँ माँ जी, क्या हुआ बताइए। आप तो बस रोज सुबह से ही चिल्लाने लगती हो, अब क्या हुआ है? खाने में देख छिपकली गिर गई है, अब ये खाना फेंकना पड़ेगा। कितनी बार बोला है खाना ढक के रखा कर। तो क्या हुआ माँ जी, एक टाइम का ही तो खाना है, छिपकली गिरा हुआ खाना तो नहीं खा सकते ना। हेमा का दूसरा बेटा अपनी पत्नी के साथ दरवाजे पर खड़ा होता है। माँ देख, मैं तेरे लिए दूसरी बहू ले आया। हेमा और उमा दोनों ही किचन से बाहर आकर देखते हैं कि विजय शादी करके एक लड़की को अपने साथ लाया था, जिसका नाम नैन्सी था, जो दिखने में इतनी सुंदर तो नहीं थी, पर वो अमीर घर की होते हुए भी बहुत समझदार थी। बेटा, ये कौन है? ये किस परिवार से है? तूने बिना कुछ देखे समझे शादी कर ली? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। ये नैसी है, ये एक अच्छे परिवार से है। क्या देवर जी, आप किसी को भी बोलोगे कि अच्छे परिवार से और हम मान लेंगे? हाँ भाभी, आपसे तो अच्छा और अमीर ही परिवार है नैसी का। उमा नजरें नीचे करके चुप हो जाती है और हेमा उसका स्वागत करने लगती है। दूसरे दिन सुबह नैन्सी उठकर किचन में जाती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, क्या बनाऊं? जो तेरा दिल करे बहू, पर एक बात का ध्यान रखना कि खाना सिर्फ 5 लोगों का ही बनना चाहिए। उमा बहू की तरह नहीं कि 10 लोगों का खाना बना दो। हाँ माँ जी, जब मेरी शादी हुई मुझे नहीं पता था कि 10 लोगों का खाना या 5 लोगों का खाना कितना बनता है। तुम्हें आता ही क्या था, इतना बर्बाद करती हो तुम। हाँ, सब कुछ मैं ही तो बर्बाद करती हूँ। अब आई तो है आपकी समझदार बहू। ये सब देखने के लिए तुम्हें गरीब घर से ब्याह कर नहीं लाए थे। मैंने तो सोचा था तुम गरीब हो तो घर को संभाल लोगी, पर जब से आई हो बर्बाद ही कर रही हो। माँ जी, आप तो बस करो, जब देखो सुनाती रहती हो। तभी वहाँ पर अजय आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? देख ले बेटा, तेरी पत्नी कैसे सुन रही है। क्या हुआ, क्या हुआ जो तुम माँ जी को उल्टा जवाब दे रही हो? सुन लो जी, आप घर की बातों में बीच में ना बोलो तो अच्छा होगा। इसने अपनी शक्ल देखी है, होगी ये अमीर घर से, पर मैं अपनी रसोई में ऐसे कुछ नहीं करने दूंगी। और ये मेरी रसोई में गई तो मैं रसोई को आग लगा दूंगी। ये क्या कह रही हो बहू, दिमाग तो सही है तुम्हारा। ऐसे करता देख हेमा अपनी दोनों बहू को रसोई में अलग अलग कर देती है। उमा को एक शानदार रसोई मिलती है और दूसरी तरफ नैन्सी को एक छोटा सा कमरा मिलता है, जिसमें एक मिट्टी का चूल्हा और कुछ मिट्टी के बर्तन रखे होते हैं। नैन्सी उसे छोटी सी रसोई में ही अपना गुजारा करने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक दिन, बहू तेरा ध्यान कहाँ है? देख, दूध सारा निकल गया है। अरे माँ जी, थोड़ा ही तो निकला है, कोई बात नहीं। फोन पर जरूरी बात कर रही थी इसलिए ध्यान नहीं रहा। उमा किचन में दूध उबालते समय फोन पर बात करने लगती है, जिस कारण से दूध पूरे किचन में गिर जाता है। थोड़ा सा दूध गिरा है, पूरे किचन में दूध गिरा हुआ है और तू बोल रही है कि थोड़ा सा ही गिरा है। उमा अपनी सास को किचन से बाहर निकालते हुए बोलती है। माँ जी, आप बाहर जाइए, या किचन आपको साफ करना है? एक तो सारा दूध गिरा दिया और ऊपर से बातें बना रही है। हाँ ठीक है, कर रही हूँ साफ। उमा दूध साफ कर रही होती है कि तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है। भाभी, थोड़ी चीनी मिलेगी? मेरी रसोई में चीनी खत्म हो गई है। नैन्सी तो फिर से आ गई मेरी किचन में, मैंने तुझे मना किया था ना। भाभी, वो मैं चीनी लेने आई थी, विजय ने बोला था भाभी से ले आओ। हमने कोई धर्मशाला खोली है क्या जो चीनी बांटेंगे? ये सुनकर नैन्सी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहाँ पर उनकी सास आ जाती है।
क्या हुआ छोटी बहू, तू यहाँ खड़ी हुई रो क्यों रही है? वो माँ जी, मैं चीनी लेने आई थी पर नैन्सी वहाँ से चली जाती है। एक तरफ उमा अपने शानदार किचन में खाना बनाती है और दूसरी तरफ नैन्सी अपने छोटे से किचन में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। एक दिन उमा अपने किचन में पूरियां तल रही होती है कि तभी वहाँ पर हेमा आ जाती है। बहू, क्या बना रही है आज? पूरी तल रही हूँ, दिख नहीं रहा है आपको? उमा से अपनी सास के हाथ पर तेल गिर जाता है। हे राम, मेरा हाथ जला दिया तूने। ऐसा बोलकर हेमा चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हैं? बेटा, मेरा हाथ जल गया। उमा, ये तूने जानबूझकर जलाया है ना? नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा क्यों करूँगी? माँ जी, आप चलिए यहाँ से, मैं आपके हाथ पर कुछ लगा देती हूँ। चल बहू, वरना ये तो मुझे पूरा ही जला देगी। मैं ऐसा क्यों करूँगी माँ, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। जानती हूँ मैं तू कैसी है। नैन्सी हेमा को लेकर वहाँ से चली जाती है और हेमा के हाथ पर दवा लगाने लगती है। हेमा नैन्सी से बोलती है, बहू तू जानती है कि ये उमा कितने गरीब घर से है। वो तो ये बहुत सुंदर थी, इसलिए हम इसकी सुंदरता को देखकर अंधे हो गए थे और हमने कुछ नहीं देखा, वरना ऐसी घमंडी लड़की को तो हम अपने घर की बहू कभी न बनाते। माँ जी, ये भाभी से गलती से हुआ है, वो जानबूझकर क्यों ऐसा करेंगी? बेटा, तू अभी जानती नहीं है इसको। जब ये पहली बार रसोई में गई थी ना, जब से ही ये पागल हो गई है। इतनी शानदार रसोई देखकर अपने घर पर तो कभी ऐसा देखा नहीं ना। माँ जी, ऐसे मत बोलिए, भाभी ने सुन लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। उमा दरवाजे के बाहर खड़ी हुई सब सुन रही थी। ये सुनकर उमा को बुरा लगता है और वो रोने लगती है। फिर वो अपनी सास से माफी मांगती है और अपनी देवरानी से भी। फिर उमा नैन्सी का स्वागत करती है। आओ नैन्सी, तुम्हारा इस घर में स्वागत है और मेरे किचन में भी। फिर वो दोनों एक ही रसोई में काम करती हैं और खुशहाल जिंदगी बिताती हैं।